बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए आज आप सबके लिए एक नया चैप्टर का लेके आया हूं। वो नया चैप्टर वाला क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा पार्टनरशिप का। अब इस चैप्टर में है क्या? तो हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट करना तो सीख लिया फर्स्ट चैप्टर में कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे किया जाता है। फिर हमने सीख लिया चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो, वो भी सीख लिया। एडमिशन कैसे किया जाए, रिटायरमेंट कैसे किया जाए, डेथ कैसे किया, ये सब सीख लिया। अब हमें सीखना है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे किया जाए। अब मेरा मन नहीं करने का, अब मेरा मन नहीं है करने का, मुझे पार्टनरशिप फर्म को क्या करना, बंद करना है। और जब बंद करना है तो क्या कहलाता है? डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब मन नहीं है करने का, अब मुझे पार्टनरशिप को ताला लगाना है। ताला मतलब परमानेंट ताला, आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं चलेगा, बिजनेस वहीं पे खत्म करना है। वो कहलाता है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अक्सर स्टूडेंट लोग गड़बड़ क्या करता है, उसमें स्टूडेंट का सबसे बड़ा गड़बड़ होता है कि वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमेशा कंफ्यूज रहता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या। क्या ये दोनों आपने सीखा? उसे सीख लिया। क्या सीखा वो बताओ? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस बंद होना, यानी बंद होना, यानी एंड होना, खत्म, द एंड, खत्म हो गया, अब बिजनेस को करने नहीं करना, चल खत्म। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है क्या? पुराना एग्रीमेंट फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। यानी ये कब कब बनेगा? पहला केस चेंज इन PSR इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा एडमिशन के समय, एडमिशन के समय। तीसरा रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय। ठीक है, तो ये जो केसेस होती है ये सिर्फ होता है डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप सिर्फ खत्म कर रहा है, जो पार्टनरशिप बनी हुई है उस पार्टनरशिप को खत्म करता है। जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूरा फर्म को परमानेंट के लिए क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप खत्म करना। किसके बीच में? जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच की सारी पार्टनरशिप को खत्म कर देना कहलाता है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? सही सी बात है, ज्यादा कुछ बात है नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ ना, दुकान बंद कर दी है। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं, कहीं आप लोग रूम लेके रहते हो। अब जब रूम लेके रहा तो खुद का फ्रिज खरीदा, बेड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, टीवी खरीदा, वगैरह बहुत कुछ खरीदा, मालूम कलकत्ता में रहते हो, और ले आओ। अब जब वो जगह को छोड़ोगे, अब आपको वहां नहीं रहना, आपका पढ़ाई पूरा हो चुका है, खत्म, वहां से आप जाना, क्या करोगे? सामान बेच दोगे। सामान बेचोगे और सामान बेचने के बाद अगर किसी का उधारी उधारी है तो उसको चुका दोगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यही काम होता है हमारा क्या? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है कि जब भी हमारा पार्टनरशिप क्लोज होगा, जब भी हमारा पार्टनरशिप क्लोज होगा, उस वक्त क्या होगा? फर्म में जितने भी एसेट्स होंगे उन सब को बेचा जाएगा, उनसे पैसे रिलाइज किए जाएंगे, और फिर जितनी भी लायबिलिटियां होंगी उन सबको क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। इसे लिखा हुआ है क्या? एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑल एसेट्स आर सोल्ड या रिलाइज। सारे के सारे बिजनेस से जितने भी एसेट्स होंगे उन सबको क्या किया जाएगा? बेच दिया जाएगा। ऑल लायबिलिटीज आर पेड, उसके बाद जो पैसे आएंगे और जितनी लायबिलिटी होंगी उन सबको क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। इसमें थर्ड लायबिलिटी भी आएगी और सेकंड लायबिलिटी भी आएगी।
अब बोलोगे थर्ड लायबिलिटी और सेकंड लायबिलिटी, तो क्या होता है? ठीक है, चलिए बता देते हैं कि थर्ड लायबिलिटी और सेकंड लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, पहला है थर्ड लायबिलिटी। थर्ड लायबिलिटी का मतलब होता है क्या, वो समझो। थर्ड लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो लायबिलिटी जो कि थर्ड पार्टी की, यानी आउटसाइड, यानी बिजनेस फर्म के बाहर की जितनी लायबिलिटियां हैं वो सारी की सारी क्या होगी? थर्ड लायबिलिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल में देता हूं, मैंने मान लो श्याम से लोन लिया, ठीक है, सुनिएगा। मान लो तीन पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर है और हमने डी से लोन लिया। डी से क्या लिया? लोन। हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम डी। अब देखो डी क्या पार्टनर है? क्या डी पार्टनर है? नहीं, डी पार्टनर नहीं है, तो इससे जो हमने लोन लिया इसको चुकाना तो पड़ेगा। ये थर्ड लायबिलिटी, ये थर्ड लायबिलिटी। अच्छा, लोन फ्रॉम बी, लोन फ्रॉम बी। अब बी कौन है? बी तो पार्टनर है। अच्छा, बी पार्टनर है तो उसका भी जो अगर लोन लिए ना उससे, तो उसको भी चुकाना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगी? ये होगी सेकंड लायबिलिटी, ये होगी सेकंड लायबिलिटी, ये होगी हमारी थर्ड लायबिलिटी। अच्छा, चुकाना किसको है भैया? दोनों को चुकाना, लेकिन किसको सबसे पहले? सबसे पहले तो भैया थर्ड लायबिलिटी को चुकाएंगे, उसके बाद घर कार्य को निपटाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, तो ऑल एसेट्स क्या करेंगे? सारे सारे एसेट को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे और सारी सारी लायबिलिटी आप पेड करेंगे। द बैलेंस इज पेड टू पार्टनरशिप इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब एक बात को समझो, अगर ये एडमिशन का सवाल होता या रिटायरमेंट का सवाल होता या डेथ का सवाल होता, और अगर कोई पार्टनर मर जाए या रिटायर हो जाए या कोई एडमिशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग बनाते थे जो पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्यों लिखते थे? बैलेंस शीट इसलिए लिखते थे क्योंकि मुझे बिजनेस को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन मुझे यहाँ पे यानी डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को कंटिन्यू करना ही नहीं है, बिजनेस को ताला लगाना है, तो ये वाला चीज नहीं लिखा है। अच्छा, नहीं लिखा तो क्या लिखा है? तो सीरीज बात है, हम लोग क्या बोला उस समय? द बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। भैया सबका देख लो कितना बैलेंस निकलता है और उस बैलेंस को उसको दे के घर में लो भैया तेरा हिस्सा लो, तुम निकलो घर, तुम्हारा हिस्सा लो निकलो, ये मेरा हिस्सा हम भी लेके चलती। सीरीज ऑफ पार्टनरशिप को क्या करें? बंद करें। तो क्या लिखाएगा? तो लिखाएगा वहां पे बाय कैश, या तो कैश लिखाएगा या तो बैंक, या तो कैश या तो बैंक, दोनों में से कुछ भी लिखाएगा और भैया कैश बैंक बोल के पेमेंट कर देंगे और कहानी खत्म। और उसके बाद द बिजनेस कम्स टू एंड। अब बिजनेस क्या हो गया? खत्म, बिजनेस हो जाए खत्म। ये तीन काम करो, बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप खत्म, पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज, अब घर जाओ। सिर्फ तो बात समझ आ गई। तो ये सारा काम हम लोग का डिसॉल्यूशन के टाइम पे होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, मुझे डिसॉल्यूशन करना है, मुझे बंद करना है, कैसे करूं? सॉरी, और तो वही बोला गया मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म। किसी भी पार्टनरशिप को फर्म को बंद करने के लिए कुछ मोड दिए, कुछ तरीके दिए। इस तरीके से क्या हो सकता है? पार्टनरशिप क्लोज हो सकती है। पहला मोड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? मान लीजिए हमारे पार्टनर्स थे ए बी सी, तीन पार्टनर थे। अब तीनों ने बोला कि देख भाई बहुत दिन से कमा लिए हैं, अब मन नहीं है करने का, चल बंद करते हैं। बोला हाँ यार सही बोलता है, अब मन नहीं है, चलो बंद करते हैं। सब रेडी हो गए, सबकी इच्छा नहीं है, आपस में बैठा, मीटिंग किया, एक दूसरे को समझा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके क्या किया? फिर उसको बंद कर दिया, खत्म, बंद हो गया बंद। तो ये तरीका क्या ना बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट करके भी क्या किया जा सकता है? पार्टनरशिप बिजनेस को बंद किया जा सकता है। दूसरा, और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ घट गया, कुछ घट गया। क्या घट गया? क्या घट गया? तो भैया सिंपल सा बात है, मान लो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर, उसमें से एक क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो पार्टनरशिप क्या हो सकती है? डिसॉल्यूशन हो सकती है, अगर बाकी पार्टनर भी चाहेंगे तो।
नहीं तो अगर बाकी बंदे बोले नहीं हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, पुराना एग्रीमेंट फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। अच्छा अगर 2 हो जाए तो अब हो सकता है, और अगर तीनों हो जाए तब भी हो सकता है। यानी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, भैया पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरा, एक पागल हो जाए या सारे के सारे पागल हो जाए, पार्टनरशिप बंद होगा। एक मर जाए या सारे के सारे मर जाए, तो बोलोगे सारे के सारे कैसे मरेंगे, पिकनिक जा रहा एक ही गाड़ी बैठ के आया, लोग चढ़ा के चल दिया, मर गया तीनों के तीनों एक साथ, खत्म। तो क्या कोई घटना घटी और पार्टनरशिप बिजनेस बंद, बस में। तो ये भी एक तरीका है बोल, ठीक है, बाय नोटिस। अब बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा भी क्या होता है, डिसोल्यूशन किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का। कैसे, देखो सीधी सा मैंने आपको बता रहा है कि पार्टनरशिप एक एट विल वाली होती है। एट विल वाली मतलब क्या, ये इच्छा पर है, कभी भी कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर नोटिस देके पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करवा सकता है, ठीक है। तो वही बोला गया नोटिस में क्या कि अगर किसी पार्टनर ने का मन नहीं है करने का तो वो क्या करेगा, दूसरे पार्टनर को नोटिस देके क्या करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि वो पार्टनरशिप होनी चाहिए एट विल होनी। एट विल वाली अगर पार्टनरशिप है तो सीरीज से पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म। अच्छा दूसरा, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, और डिसॉल्यूशन अब कोर्ट ही आके बोल दिया ना भाई बिजनेस करे कोई जरूरत नहीं है, बंद करो। अब सवाल है कोर्ट ऐसा क्यों आके बोलेगा, क्या वजह है बोलेगा, तो बहुत सारे पहले जो आप काम कर रहे थे वो लीगल था, अब इलीगल कुछ कर रहे हैं बंदा, तो भैया कोर्ट आके मना कर देगा। या तीनों आपस में पूरा मारा पीटी करते, दम भर साल लड़ते हैं, बिजनेस से कुछ तो होता नहीं है, आपस में मुंह हाथ तोड़ा हुआ है, कोर्ट क्या बोलेगा, बंद करो। सीरियस, जब एक हस्बैंड और वाइफ जब उनका आपस में खोपड़ा एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, ठीक है, तो पता नहीं क्या होता है, बस वही हाँ होगा, ठीक है भैया पार्टनरशिप बिजनेस को करो, तुम लोग को रहने की जरूरत ही नहीं साथ में, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। ये हो सकता है, या डेथ हो जाएगा, इसमें भी बोला जाता है डेथ हो गया तभी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना होगा। इंसॉल्वेंट हो गया सारे पार्टनर, तभी क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, वो कोर्ट का ही नोटिस आ जाएगा आपको कि पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करो। सीरियस बात। तो ये 4 मोड है और डिसॉल्यूशन में समय क्या क्या करना आपको बता दिया। अच्छा अब जब पार्टनरशिप, याद रखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुकान तब तक नहीं बंद कर सकते जब तक सबकी लायबिलिटियां ना पेड कर दी जाए। यानी आप उस एरिया को छोड़कर तब तक नहीं भाग सकते जब तक जो महाजन है उनको सारा कुछ निपटा ना दे। ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज को हमेशा आप लोग को याद रखना है कि महाजन को जब तक पूरा निपटाएंगे नहीं तब तक भैया आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, कोर्ट आपको कहीं जाने नहीं देगा। सिर्फ तो अब करना क्या है, उस हमें जब पार्टनरशिप करेंगे तो उस समय में 4 अकाउंट को बनाना पड़ेगा। यानी एसेट को रियलाइज करके पेमेंट करना है तो उस वक्त आपको 4 अकाउंट रेडी करना पड़ेगा। पहला अकाउंट जो होगा उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा या तो कैश होगा या तो बैंक अकाउंट होगा, दोनों से कोई भी एक अकाउंट होगा। और इस तरह के ये सारे अकाउंट आपके खोले जाएंगे कब, जब आपको डिसॉल्यूशन करना है पार्टनरशिप का। अच्छा सारा क्या है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, क्या है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट अगर सिंपल अगर बोला जाए तो लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट इज, ठीक है, अगर सिंपल है बोला जाए तो लिखा है क्या, ए रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, अपने सारे एसेट्स को बेच कर पैसा रियलाइज करते हो और सारे के सारे जितने भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, उन सबको पेमेंट करते हो। ऐसा अकाउंट, ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस, ऐसा वर्क जिस भी अकाउंट में होता है वो कहलाता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बस इतना ही काम करना है, आपको एसेट को रियलाइज करना है और उसको क्या करना है, बेच देना है, यानी बेच के लायबिलिटी को पेड करना है, बस यही काम है। अच्छा
अब रियलाइजेशन अकाउंट में एक कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, बचपन से सीख के रखे हो। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट है। अगला, द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। इस रियलाइजेशन अकाउंट का बनाने का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आया उससे अगर मैंने सारी लायबिलिटी पेड की तो कुछ बचा कि नहीं बचा, यानी हमारा रियलाइजेशन करते समय कोई प्रॉफिट बचा कि नहीं बचा, वो होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? ये इसका मोटिव है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के। अच्छा, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है? हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो बनता कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड, ये हमारा हो गया डेबिट साइड। ठीक, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाए वो ध्यान में आपको रखना है। आपको बिजनेस में, यानी आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उस बैलेंस शीट में आपका जितना भी एसेट्स होगा, जितना भी एसेट्स होगा उसको क्या करेंगे? टू साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट साइड क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाला छोड़कर, क्या छोड़कर? तो बाबू कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक के लिए अलग से घर बनेगा, इसलिए कैश और बैंक कभी भी रियलाइजेशन घर में नहीं जाएगा। ये दिमाग में आपको ध्यान रखना है। बात में हुई? अच्छा, तो बिजनेस में जितना भी आपका एसेट्स होगा, बिजनेस में जितना भी एसेट होगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक है, मैंने लिख दिया टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक अकाउंट ये आएगा। मान लीजिए आपका फर्नीचर है, आपने फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। अच्छा, मान लीजिए आपका मशीनरी है, आपने मशीनरी को रिकॉर्ड कर दिया। मान लीजिए आपका डेटर्स खड़ा है, मैंने लिख दिया टू डेटर्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ जितना भी आपका एसेट होगा वो सारा का सारा हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उसी तरह अब आपकी जितनी भी लायबिलिटी होगी, यानी आपको एक फॉर्मेट ही आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाए। बैलेंस शीट में जितना भी एसेट होगा उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड पहले करेंगे। उसके बाद बैलेंस में जितनी लायबिलिटीयां होंगी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़कर, क्या छोड़कर? सेकंड लायबिलिटी को छोड़कर, सेकंड लायबिलिटी को छोड़कर। सेकंड लायबिलिटी, हाँ, पार्टनर्स का लोन। अगर पार्टनर्स का लोन है तो उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अलग घर बना है, इसलिए वो लायबिलिटी नहीं है। बाकी जितनी लायबिलिटी है वो सारी कुछ आएगी। जैसे क्या होगा? बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लीजिए कोई बीपी है, बाय बीपी, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब काम वाली बात क्या है? एक बहुत कमाल का चीज है, बताता हूँ। अगर कभी क्वेश्चन में आपका लिख दिया ऐसे डेटर्स, आपका लिखा है डेटर्स, डेटर्स कितने का? मान लीजिए 10,000 का। उसे बोला लेस प्रोविजन, प्रोविजन 1,000। कभी अगर ऐसा आपको मिले डेटर्स के साथ तो कैसे रिकॉर्ड करना वो सुनो। ये जो डेटर्स है पूरा का पूरा 10,000 इस जगह पे रिकॉर्ड होगा। सर डेटर तो 9,000 है। अरे पता है मुझे 9,000 है, लेकिन उसका जो प्रोविजन होगा ना वो बाय साइड में रिकॉर्ड होगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, पीवीडी लिख देता हूं डायरेक्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, और रिकॉर्ड इस तरह करके किया जाएगा। 10,000 इधर और 1,000 इधर रिकॉर्ड करेंगे और हमारा काम पूरा पूरी हो जाएगा। समझ आया बात को? तो ये चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, जब सवाल बनाइएगा आप लोग इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या करना है? अब मान लो सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीयां क्या की आपने? रिकॉर्ड कर दी। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या? तो ये रिकॉर्ड करने के बाद अब आप उसको क्या करो? सेल करो। क्या करो? सेल करो, यानी उसको मार्केट में सेल करना, पैसे रियलाइज करना है। अब जब हम एसेट को मार्केट में बेचते हैं तो क्या आता है मेरा? पैसा आता है। अब जब पैसा आएगा तो सुनना, इसका ठीक उल्टा साइड में होगा, या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कैश या बैंक, कैश या बैंक बोल के जो जो आप बेचोगे। जैसे मैंने बेच दिया स्टॉक,
स्टॉक लिख देंगे। मैंने बेचा फर्नीचर को बेचा, मैंने मशीनरी को बेचा, ठीक है मशीनरी, उसके बाद डेटर्स को बेचा तो डेट, ये सारा कुछ क्या करेंगे क्रेडिट से रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितनी भी लायबिलिटियां होंगी उनको भैया पेमेंट करेंगे तो टू साइड से पेमेंट हो जाएगा, टू कैश या बैंक को क्या क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, बीपी को पेमेंट कर देंगे, जो होगा उन सब को हम लोग क्या करेंगे आराम से पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने में करना क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ है रियलाइजेशन पर बनाते ही किसी ने एसेट को रियलाइज करेंगे, लोग कर दिया, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लोग कर दिया। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद कुछ नहीं, टोटल मारेंगे, या अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हुआ तो भैया टू में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितना पार्टनर होगा ए बी सी डी करके बांट देंगे, लॉस हो गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर रेडी। बस समझ में बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो भाई रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में ये रखना है क्या कि रियलाइजेशन में अगर मैं बोलूं ना रियलाइजेशन में बहुत अच्छा लैंग्वेज बोल सकते हो। आप लोगों ने नाम सुना स्टोर रूम? स्टोर रूम में क्या करते हैं, जितना कचरा होता है सब वहां डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितना कचरा है सारा डाल दिया, बस सारा पुटिंग किया, एसेट को उठा के डालते गए रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी को सारा डालते गया। फिर आया दिवाली का मौसम, जब सफाई करना है तब चलो अब सफाई करने वाला ये, अरे हाँ ये अब काम का नहीं, अब इसको बेचेंगे, रद्दी का भाव बेच दिया, अरे ये काम का, इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई काम वाला चीज है ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप तो बिजनेस बंद होगा, सारी जितनी रद्दी होगी सबको बेचेंगे, अब ये जो आएगा उससे जिसका उधारी है पेमेंट कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा इस तरह करके बनेगा। बात समझ आइए, कोई दिक्कत लगी आता है, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा आपका बोला जाए डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाए बचपन से सीखते हैं आप, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है, कैसे बैंक बनाना है, पार्टनर्स लोन बनाना है, ये सारा कुछ आपको बना के खत्म करना है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रह देता हूं, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में नया टॉपिक यानी बोला जाए इसमें कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।